द्वारा कश्मीर में G20 की बैठक की जानी है, आने वाले 2 दिन के भीतर शुरू होगी, जहां पे टूरिज्म के लिए या टूरिज्म ग्रुप की बैठक कश्मीर में भारत द्वारा आयोजित करवाई जाएगी G20 देशों की। भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। उसी के क्रम में आपने आप लोगों को लेकर के कुछ सेशंस किए थे, जिनमें मैंने आपको बताया था कि कश्मीर को लेकर के सही निकला पाकिस्तान का डर, क्योंकि भारत ने अनाउंस कर दिया था कि हम कश्मीर में G20 की बैठक करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कश्मीर भेजे गए मार्कोस और एनएसजी कमांडोज, क्योंकि सरकार ने आज से 12 दिन पहले ही इस G20 को, जो कि मई के अभी 22 से 25 के बीच में होने वाली है, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा भी यहां पर चाक चौबन्दा कर दी गई थी। इन सारी घटनाक्रमों के बीच में चूंकि पाकिस्तान लंबे समय से अपना एजेंडा चला रहा है कि G20 कश्मीर में नहीं होना चाहिए, अपने कई सागे साथियों को मनाने का प्रयास भी किया है, जिसके चलते उसने तुर्की को भी मनाया था। लेकिन G20 के मसले पर Y20 की होने वाली बैठक में पाकिस्तान का मित्र तुर्की आकर शामिल हो गया था। यह हमने आपको सेशन में बताया था। आज क्या हुआ है? आज भारत के द्वारा यूएन में उठे हुए एक मुद्दे को बेसलेस और अनवारंटेड एलिगेशन का है, मतलब बिन मांगी सलाह या बिन मांगा गया आरोप कहा है और बिल्कुल आधारहीन बोला गया है भारत के द्वारा एक व्यक्ति के कमेंट को। इसीलिए आज आप इस सेशन को जान रहे हैं, बेसलेस एंड अनवारंटेड एलिगेशंस, इंडिया स्लैम यूएन ऑब्जेक्शन टू G20 समिट इन जम्मू कश्मीर। आप ये जो खबर देख रहे हैं, इसमें इस खबर को थोड़ा गहराई से समझें। इंडिया स्लैम यानी इंडिया ने निंदा की है यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्शन की फॉर G20 समिट इन जम्मू कश्मीर। यूनाइटेड नेशन दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए स्थापित एक संस्था, उसके द्वारा यदि किसी के द्वारा ये बोला जाए कि उन्हें आपत्ति है G20 की जम्मू कश्मीर में होने पर, तो लगता है कि ये व्यक्ति कामयाब हो गए हैं। लगता है जिस तरह से ये लोग सऊदी अरब, तुर्की और इनके साथी देशों को मनाने, जैसे चीन को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो G20 के मसले पर कश्मीर ना जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि ये खबर निकल कर आती है कि यूएन के द्वारा जो भारत में G20 पर मतलब जो कमेंट किया गया है, उसको भारत के द्वारा आधारहीन और निराधार एक तरह से कहा गया है और उसकी निंदा भारत ने भी की है कि तुमने गलत बोला। अब ये जानकारी आज के सेशन में आपको जाननी है। आफ्टर ऑल मसला क्या हुआ? क्या अब यूएन के करने से कुछ संभव है या फिर यूएन की बातों को इंडिया इग्नोर कर देगा? और इनके द्वारा जो आरोप पत्र लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो कितने सही हैं? दुनिया में किन किन के यहां पर खुशियां? इस ईयर के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट एंड फिगर्स मेंशन्ड बिलो अबाउट द फॉल्स क्लेम रेज्ड बाय द स्पेशल रिपोर्टर माइनॉरिटी। इसने जो बातें कही उस पर ये डेटा देख सकते हैं आप। ये आपके सामने सिविलियंस की संख्या है, कितने सिविलियन कब कब मारे गए, एक बार आप आंकड़े देख लीजिए। 2023 तक के अगर आंकड़े देखें तो आपको आंकड़ों की संख्या में गिरावट जरूर नजर आएगी। अगर सिक्योरिटी पर्सनल्स की संख्या भी देखी जाए तो 2023 तक के जो आंकड़े हैं, क्योंकि साल भर के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, 2022 तक के आंकड़े आपके सामने इन सब के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। और तो छोड़िए, आप सिक्योरिटी को लेकर कश्मीर जोन पुलिस का ट्वीट देख लीजिए। यह ट्वीट है अगस्त 5, 2022 का। उद्देश्य क्या था? इसको जवाब देना नहीं था। उद्देश्य था 2019 के बाद 20 निकला, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कंपैरिजन कराया गया 3 सालों का कि देखो कितना परिवर्तन आया है 16 से 19 में और 19 से 22 में। चला चेक करते हैं साथियों। लॉ एंड ऑर्डर के जो इंसिडेंट्स हुआ करते थे, क्योंकि पत्थरबाजी आए दिन हुआ करती थी, उसको लेकर के पुलिस और आम जन में भिड़ंत हुआ करती थी। ये मसले जहां 3,500 से अधिक हुआ करते थे 3 साल में, आप यहां पर फिगर उठाकर देखें, मात्र 3 साल में 438 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। तथ्य आपके सामने है, नंबर 1। नंबर दूसरा, सिविलियन कितने मारे गए मेरे प्यारे साथियों? 16 से 19 में सिविलियन मारे गए 124, लेकिन 19 से 22 में एक भी सिविलियन नहीं मारा गया। ये एब्रोगेशन ऑफ जो 370 हुआ उसके बाद का इंसिडेंट, आप सोचकर देखें, एक भी सिविलियन नहीं मारा गया। और तो और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो मार्टियर हुए लॉ एंड ऑर्डर में, यानी कई बार जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो पत्थरबाजी में या फिर दुश्मनों की तरफ से चलाए जाने वाले हथियारों के प्रयोग से कई बार सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाते हैं।
16 से 19 के बीच में 6 सिक्योरिटी पर्सनल पुलिस के मारे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का बात कर रहा हूं मैं, सेना की बात नहीं कर रहा हूं। ये पुलिस ने आंकड़ा जारी किया, वहां पुलिस भी है, सेना भी है, लेकिन वहां पर एक भी सिक्योरिटी पर्सनल लॉ एंड ऑर्डर मामले में नहीं मारा गया। लेकिन पहले कितने मारे गए थे? 6। टेरर इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो जब तक 2019 तक 370 नहीं हटा था, तब तक 930 टेरर अटेम्प्ट्स थे, जो घटकर 617 रह गए। पुलिस मार्टियर्ड इन टेरर इंसिडेंट और टेरर एक्टिविटीज में जो पुलिस वाले मरे, उनकी संख्या जहां 3 साल में पहले 290 थी, वो इस बार 174 रह गई। साथ में जो सिविलियन मरे टेरर अटैक में, वो 3 साल में पहले 191 थे, वो घटकर 110 रह गए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपैरिजन अपने आप में कितना इनफ कंपैरिजन है, ये समझाने के लिए कि इस व्यक्ति ने जो ह्यूमन राइट का मसला उठाया, जिसने ये कहा कि हम लोग ह्यूमन राइट के मामले मैसिव रूप से बढ़ गए हैं, उस मैसिव रूप से बढ़े हुए का क्या आप इस प्रकार के आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे? नंबर 1। दूसरा, कश्मीर जोन के द्वारा जो कहा गया मामला है, जरा देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है, वी हैव अचीव्ड 100% सक्सेस इन पीस एंड स्टेबिलिटी फ्रॉम 2897 केसेस एंड लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स इन 2016 to 26 माइनर केसेस इन 2022। सोचकर देखिए, जहां एक और 2897 केसेस दर्ज हुआ करते थे 2016 में, मात्र 26 माइनर केसेस लॉ एंड ऑर्डर के दर्ज हुए 2022 में। इससे और ज्यादा क्या कहेंगे? और ये कौन बोल रहा है? एडिशनल डीजीपी कश्मीर के द्वारा दिया गया बयान है। आप सोच सकते हैं, दिसंबर 2022 का बयान है कि लास्ट मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, लास्ट मोर देन 3 इयर्स में सबसे कम देखी गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या यहां पर तर्क निकाल के आ रहे हैं। फिर अगला इसका एक पॉइंट है, उसका भी क्लेम देख लेते हैं। डिनायल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राइट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटीज फॉलोइंग द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट एंड लोकल इलेक्शन। इसने क्या कहा है अपने इस पत्र में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें इसने कहा है कि सरकार के द्वारा कश्मीर में लोगों का राजनीति के अंदर जो मतलब पार्टिसिपेशन है, यानी कि उनका शामिल होना है, वो सस्पेंड किया जा रहा है, यानी कि भाग नहीं लेने दिया जा रहा। आइए इनको तथ्य बताते हैं। तथ्य है साथियों, अखबार में छपे हुए इंडिया टुडे की कटिंग देख सकते हैं। 52% टर्नआउट हुआ पहले ही बार में डीडीसी के इलेक्शन के अंदर। डीडीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। साथियों, लंबे समय बाद 27 साल बाद यहां पर डिलिमिटेशन हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जाकर लोगों ने पहली बार वोटिंग की है। हमेशा यहां पर वोटिंग का परसेंटेज बहुत नीचे रहा करता था। यहां पर परसेंटेज को आप कंपेयर कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो या डीडीसी इलेक्शन। आप सोचें 2020 के जो डीडीसी इलेक्शन है वहां के नंबर्स, और उससे पहले 2018 के जो पंचायत इलेक्शन है, उनमें आमूलचूल परिवर्तन कश्मीर के अंदर देखा गया है। आप यहां पर देख सकते हैं। इस व्यक्ति का कहना था कि यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है राजनीति के अंदर, पर राजनीति में पार्टिसिपेशन देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आप खबर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस की 2020 की कटिंग लगी है कि वोटर टर्नआउट इज लार्ज नंबर फॉर द 5th फेज। यहां पर आप देख सकते हैं सर्दियों के अंदर की बात है ये, दिसंबर में सर्दियों में भी इतनी जबरदस्त, जबकि वहां पर मतलब सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलता है। सर्दियों में लोग अपनी जगह छोड़ करके तलहटी की तरफ चले जाते हैं, उसके बावजूद भी 50% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट था। और सुनो, इसका कहना है कि ऐसा G20 मीटिंग को आयोजित करके सरकार के द्वारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों से यह कहा जा सके कि देखो यहां पर कितनी शांति है। इसको थोड़ा फैक्ट बता देते हैं। कश्मीर की इकोनॉमी का या कश्मीर की जीडीपी का लगभग 10% जो जीडीपी का हिस्सा है,
वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। जम्मू कश्मीर की टूरिज्म पर डिपेंडेंसी 10 से लेके 15% जीडीपी का है और 50% जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो टूरिज्म में लगी हुई है। यानी कि जो लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार से इन्वॉल्व है। कोई खच्चर चला रहा है तो कोई होटल चला रहा है, कोई किसी को इधर उधर डल झील में नाव चला के घुमा रहा है, तो कोई वहां पर उनको कोई सामान बेच रहा है। इस प्रकार से लगभग 50% आबादी जम्मू कश्मीर की टूरिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब जनाब ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम जनता को इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि वहां से हम इनसे अटेस्टेशन पा सकें। तो इस पर तर्क ये है जनाब कि आपका जो कहना है आपको सोचना चाहिए। आप कश्मीर के इतने ही हमदर्द हैं तो 22 से 25 के बीच में जो मीटिंग होने जा रही है G20 की, वो मीटिंग असल मायने के अंदर टूरिस्ट ग्रुप की ही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में दुनिया भर के लोग आए और टूरिज्म को और बढ़ावा दें। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर और आगे चलेगा। अगर ये सब प्रयास किए जा रहे हैं तो तुम्हें मिर्ची किस बात की लग रही है माननीय? आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा क्लेम है, क्लेम क्या है कि यहां पर सिक्योरिटी सिचुएशंस बहुत ज्यादा बदल गई हैं, यहां पर सरकारों के साथ में बातचीत करना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें There have been report significant number। हाँ, इसने एक और रिपोर्ट लिखी है साहब। इसका कहना है बड़ी मात्रा में हिंदू जो हैं अब वो आउटसाइड से आकर यहां बसने आ रहे हैं। कहां? जम्मू कश्मीर में। अरे महामूर्ख प्राणी, कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से ही विस्थापित होकर के गए थे। और जो तुम कह रहे हो ना बड़ी संख्या में लोग आकर बस रहे हैं, केवल 185 लोग 3 साल में आकर जम्मू कश्मीर में वापस बसने आए। तुझको किसने रिपोर्ट दे दी मेरे प्यारे प्राणी? अखबार की कटिंग देख ले। सरकार के द्वारा राज्यसभा में जवाब दिया गया है 200 दिए। उल्टा ये तो हमारे लिए नेगेटिव पार्ट है कि इस 370 के हटने के बाद यहां रहने आए हुए लोगों की संख्या में मात्र 185 आउटसाइडर आकर इन्वॉल्व हुए हैं। जो तू यहां कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर मैसिव संख्या में लोग आकर इन्वॉल्व हुए हैं, तो किस बात की रिपोर्टिंग कर रहा है? किसने तेरा ड्राफ्ट लिखा है? कहीं फिर से तो ये कोई टूल किट का मामला नहीं है कि तूने इंटेंशनली सोच करके कि 7 दिन पहले जाकर के मैं बम फोड़ूंगा लोगों के दिमाग में और सोचने पर विवश के पीछे का बड़ा कारण है। जम्मू कश्मीर की आधी आबादी इन टूरिस्ट के आने से धंधे में इन्वॉल्व हो गई। अब पत्थर फेंकने के लिए लोग नहीं मिल रहे। जैसे मनरेगा आने के बाद में खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिलते, ऐसे टूरिज्म आने के बाद में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज नहीं मिल रहे। हमारे देश को तोड़ने वाली ताकतें प्रयास तो खूब कर रही हैं। रेट बढ़ गए, इतने पैसे उनके पास नहीं है नोटबंदी के बाद से। समझ पा रहे हो? तो ये जो फर्जी और तो और वो जो देश है ना जो पहराता था हमारे यहाँ पत्थरबाजों को भेजता था, वो खुद कंगाल हो गया, कटोरा लेके वो दौड़ रहा है कि बोले मुझे कोई दे जाओ। हमारा तो उद्देश्य ही नो पॉवर्टी है। यूएनडीपी, यूएन डेवलपमेंट गोल के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टूरिज्म में इन्वॉल्व हो गई वो जनता। रोजगार अगर होगा तो फिर वो वहां से सारे काम निकलने लगेंगे। और तुमने कहा कि तुम्हारे साथ समर्थन में लोग आ जाएंगे, वो तो आने ही थे। जिन लोगों ने तुम्हारा समर्थन किया है वो हुर्रियत के लोग हैं। हुर्रियत G20 इज अनविटिंग प्रोवाइडिंग वेन्यू। अरे भैया, ये हुर्रियत वाले जो तुम्हारी बात से खुश हो रहे हैं ना, इनका भी थोड़ा इतिहास जान लो। ये अलगाववादी हैं, हमारे देश के साथ नहीं रहना चाहते, सेपरेटिस्ट लोग हैं। ओरिजिन इनका जम्मू कश्मीर के अंदर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी और कांग्रेस ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिला लिया था तो उनके विरोध में इनका गठन हुआ था। लेकिन इन्होंने कश्मीर की जनता से कहा कि हम अपना अलग देश चाहते हैं। लोगों ने इनके साथ में भी समर्थन नहीं दिया, हुर्रियत वालों के, जिनकी तुम बात सोच रहे हो ना कि इन्होंने तुम्हें समर्थन दे दिया है। हुर्रियत पाकिस्तान को लेकर नरम रहा और भारत को लेकर अलग अपना रवैया अपनाता रहा, इसलिए किसी जनता ने इसको चुना नहीं। आज ये ऐसे बटे हुए घूम रहे हैं, तो इनकी बातों में मत आओ, ठीक है ना। बाकी तुमको जान करके बुरा जरूर लगेगा, जो भी तुम्हारा नाम है फर्नांडेन, तुमको पता होना चाहिए यूके ने कह दिया है कि वो G20 मीटिंग जो कश्मीर में हो रही है ना उसको अटेंड करने आ रहा है, ठीक है ना। अब तुम जाओ कश्मीर की डल लेक का पानी पी करके वहीं पर निमट जाओ। उम्मीद है तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे पास जो खबरें हैं वो तुमको किसी ने लिख कर दी हैं और तुमने पोस्ट कर दी हैं। तुमको सच्चाई का साक्षात्कार नहीं हुआ, अदरवाइज तुम रिपोर्टिंग बढ़िया करते। बाकी G20 तो होके रहेगा। बोलो भारत मां की जय। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जितने भी मेरे प्यारे साथी सेशन में पहली बार पहुंचे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई बटन दबाना पड़ता है लाल का, उसको दबाने का कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ गया तो वीडियो शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, सब कुछ कर लिया, अपनी राय